ऑक्यूपेशनल हेल्थ में पहले फिजिकल हेल्थ हजार्ड्स है ना, फिजिकल हेल्थ हजार्ड्स आप देख लीजिए कि इनसे कौन कौन सी डिजीजेज होती हैं जो फिजिकल हजार्ड्स होते हैं। फिजिकल हजार्ड्स क्या क्या होंगे? नहीं पता? अरे ठंडी गर्मी बरसात ये तो पता है ना। तो फिजिकल हजार्ड में सबसे ज्यादा जो कॉमनली जो इससे डिजीजेज होती हैं, जो हजार्ड्स हमें मिलते हैं हीट से, हीट एक्सपोजर से, हीट स्ट्रोक, हीट क्रैम्प, इसका नाम तो सुना होगा। तो फिजिकल हजार्ड्स में हाई टेम्परेचर की वजह से, बहुत हाई टेम्परेचर है तो उससे क्या क्या हो सकता है। एक तो हीट क्रैम्प्स बहुत कॉमन है। अगर धूप में कोई आदमी वर्क कर रहा है कंटिन्यूअसली और उसको एक्सेसिव परस्पायरेशन हो रहा है, तो क्योंकि स्वेट आ रहा है तो स्वेट के साथ साल्ट्स का भी डिप्लेशन होता है, तो उसके नतीजे में क्रैम्प्स आना जो है वो कॉमन है, हीट क्रैम्प्स है। हीट हाइपरपायरेक्सिया, हीट हाइपरपायरेक्सिया कंडीशन है जब बॉडी का टेम्परेचर मोर देन 102, सॉरी यहाँ पे लेस देन 102 लिखा है, कि नॉर्मल से 102 के बीच में अगर पहुंच जाए तो उसको हम कहेंगे हीट हाइपरपायरेक्सिया। हीट एग्जॉशन यानी बॉडी टेम्परेचर 106 से ऊपर हो जाए, 106 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर हो रहा है तो वो हीट एग्जॉशन। और हीट स्ट्रोक जब बॉडी टेम्परेचर अप टू 110 फ़ारेनहाइट हो जाए, है 110 डिग्री फ़ारेनहाइट तक हो रहा है, तो उसको हम कहते हैं हीट स्ट्रोक। और हीट स्ट्रोक एक ऐसी कंडीशन है जिसमें परस्पायरेशन नहीं होता, पसीना नहीं आता बिल्कुल भी। तो ये हाई टेम्परेचर से रिलेटेड कुछ कंडीशन थी या हजार्ड से जिनको हम कहते हैं। अब लो टेम्परेचर से क्या हो सकता है? कुछ कॉमन चीजें हैं, चिल ब्लेंस है, ट्रेंच फूट है, नाम सुना होगा हमने, फ्रस्ट बाइट है ना। ये सारे ड्यू टू लो टेम्परेचर, सिर्फ नाम इनके याद रखिए। लो प्रेशर की वजह से कैसन डिजीज या डीकम्प्रेशन सिकनेस जिसको हम कहते हैं। कैसन डिजीज या डीकम्प्रेशन सिकनेस जो होती है यूजुअली जब मान लीजिए आप अंडर द वाटर डाइवर्स होते हैं ना, नीचे गए बहुत तेजी के साथ, और जब उतनी ही तेजी के साथ वो ऊपर की तरफ असcend करें, जितने आप पानी की गहराई में जाएंगे उतना ही ज्यादा पानी का प्रेशर पड़ता है। और उस प्रेशर के अगेंस्ट में जब हम बहुत तेजी के साथ ऊपर की तरफ आते हैं तो प्रेशर धीरे धीरे क्या होता है, कम होने लगता है। तो हमारी बॉडी के अंदर जो एयर ट्रैप्ड होती है या जो अलग अलग जगहों पे जो एयर्स होती हैं, वो क्या करती हैं, एयर जो है वो एक्सपैंड करना शुरू करती है ड्यू टू लो टेम्परेचर। और जब वो एक्सपैंड करती है तो उसी से वो सारा फिनोमिना होते हैं। इसी तरीके से आप हाई एल्टीट्यूड पे जाइए, पहले तो ऑक्सीजन खत्म होगी, नाइट्रोजन एक्सेस में आएगी, और उसके बाद जो है एयर जो बॉडी के कैविटीज में एयर ट्रैप्ड है, पड़ी हुई है, वो एक्सपैंड करती है और वही जाके वो अलग अलग मैनिफेस्टेशन देती है। तो इसको हम कहते हैं डीकम्प्रेशन सिकनेस या कैसन डिजीज ड्यू टू लो प्रेशर। वाइब्रेशन, वाइब्रेशन से देखिए दो चीजें, एक तो वाइब्रेशन सिकनेस बहुत कॉमन है, दूसरा न्यूरोजेनिक डैमेज है ना, नर्व्स पे डैमेज हो जाए या ब्रेन पे डैमेज हो जाए उसका कंटिन्यूअस एक्सपोजर की वजह से। वाइब्रेशन सिकनेस में आपने वो देखा है ना, ड्रिल जो करते हैं, छोटी बड़ी हर तरीके की जो ड्रिल करते हैं, तो उसमें एक बहुत वो एक फिक्स फ्रीक्वेंसी पे वो कंटिन्यू वाइब्रेट करती रहती है। और उस वाइब्रेशन के नतीजे में धीरे धीरे जो है ना एक कंडीशन डेवलप होती है जिसको हम कहते हैं वाइट फिंगर्स। वाइट फिंगर्स ड्यू टू वाइब्रेशन सिकनेस। एक सर्जरी में आपने डिजीज पड़ी होगी कि इसमें जब वो फिंगर्स को वाटर में इमर्स करते हैं तो वो वाइट हो जाती है। बर्जर डिजीज में। पूरब को पश्चिम बता दीजिए। हाँ, बर्जर डिजीज में कहाँ सर होती रेनॉल्ड डिजीज, सॉरी सॉरी है? सॉरी। रेनाल्ड्स फेनोमेना है, ठीक, वो रेनाल्ड्स फेनोमेना है। तो ये वाइट फिंगर्स ड्यू टू वाइब्रेशन सिकनेस, कंटिन्यूअस वाइब्रेशन हो रहा है उसके नतीजे में होती है। नॉन आयोनाइजिंग कुछ रेडिएशंस है। हाँ, इसके अलावा माइक्रोवेव इंजरीज और लेजर इंजरीज है, लेस कॉमन है। मोर कॉमन जो सबसे कॉमनेस्ट हमें हजार्ड मिलते हैं वो ड्यू टू टेम्परेचर। अब हाई टेम्परेचर या लो टेम्परेचर की वजह से सबसे ज्यादा इस तरीके के हजार्ड या डिजास्टर इससे मिलते हैं देखने को। अब आइए, न्यूमोकोनियसिस किसे कहते हैं ना, दैट इज न्यूमोकोनियसिस। न्यूमोकोनियसिस जो होती है ये एक टाइप की एक डिजीज कह लीजिए। न्यूमोकोनियसिस आर डिजीज विच आर ड्यू टू ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर टू डस्ट। अब कोई ऐसे ऑक्यूपेशन में है
जहाँ पे कंटिन्यूअसली रिपीटेडली उसका एक्सपोजर हो रहा है डस्ट से, और उससे जो डिजीज हो रही है उसको हम कहते हैं न्यूमोकोनियसिस। यूजुअली जो है न्यूमोकोनियसिस की मोस्ट ऑफ द उसमें आप देखेंगे जो डिजीज होती है वो कहाँ से, रेस्पिरेटरी सिस्टम की सबसे ज्यादा, क्यों? क्योंकि ड्यू टू इनहेलेशन ऑफ द डस्ट। तो वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की ही डिजीज इसमें सबसे ज्यादा कॉमन है ड्यू टू न्यूमोकोनियसिस जो होती है। अब अलग अलग डस्ट पार्टिकल्स हैं, उनकी एक रेंज दी गई है। तो जो सबसे खतरनाक टाइप का जो होता है पार्टिकल साइज डस्ट का, वो 0.5 to 3 माइक्रोन इसको माना गया। 0.5 to 3 माइक्रॉन्स, दीज आर द मोस्ट डेंजरस। क्यों? क्योंकि ये जो लंग्स के इंटीरियर में, या यूं कह लीजिए अल्वियोलाई तक बहुत इजीली पहुंच जाते हैं। प्राइमरी डिफेंस मैकेनिज्म का नाम सुना है ना? जी सर। तो अब अगर डस्ट की हम बात करें, इनहेल हम कर रहे हैं, तो प्राइमरी डिफेंस कौन सा काम करेगा यहाँ पे? कौन सा एरिया हमारे बॉडी का? नेजल हेयर्स है ना, नेजल हेयर्स। तो यहाँ पे जो बिगर साइज होती है वो यहीं पे फिल्टर आउट हो जाती है। बिगर साइज के जो पार्टिकल्स होते हैं वो फिल्टर आउट हो जाते हैं, वो अंदर तक नहीं जा पाते, उनका एक्सेस नहीं होता। लेकिन जो स्मॉलर साइज के हैं वो बहुत इजीली जो है यहाँ से पास आउट होते हुए वो अल्वियोलाई तक पहुंचते हैं, वहां से एलर्जिक अल्वियोलाइटिस काज करते हैं और दूसरे मैनिफेस्टेशन देते हैं। तो कहने का मतलब जो मोस्ट डेंजरस पार्टिकल साइज है वो 0.5 to 3 माइक्रोन है डस्ट की। अब यहाँ पे देखिए पार्टिकल साइज और उनका बिहेवियर क्या। मोर देन 10 माइक्रोन है, इट सेटल डाउन बाय ग्रेविटी, हवा में ही है और वहीं से वो जमीन पे सेटल डाउन हो जाएगी ड्यू टू ग्रेविटी। लेस देन 10 माइक्रोन है तो ये हवा में सस्पेंडेड रहती है। 10 माइक्रोन से नीचे का पार्टिकल साइज अगर है तो वो एयर में सस्पेंडेड रहता है, हवा में मौजूद रहता है। अब इसमें से 5 to 10 माइक्रोन है, ये जो है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में अरेस्ट हो जाता है। वही जो नेजल हेयर है वो वहीं पे इसको रोक लेते हैं, आगे नहीं बढ़ने देते। 3 to 5 माइक्रोन जो है ये जाते हैं जो मिड रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है। यानी मिड रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट क्या क्या आएगा? ट्रैकिया, मेन ब्रोंकस, ब्रोंक्यूल्स, है ना? ये जो है ये मिड रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है। यहाँ पे जाके ये सेटल डाउन हो जाते हैं और विद म्यूकस जो है ये बाद में एक्सपेल्ड आउट हो जाते हैं। 1 to 3 माइक्रोन या 0.5 to 3 माइक्रोन जो ये साइज है, ये जो है अल्वियोलाई में पहुंच जाती है। और अगर हम कहें गैसियस एक्सचेंज कहाँ पे होता है? अल्वियोलाई में होता है। तो गैसियस एक्सचेंज को ये हैम्पर करते हैं, इसी से जो है वो डिजीज कंडीशन डेवलप होती है। एंटर अल्वियोलाई एंड सेटल देयर। लेस देन 1 माइक्रोन ब्राउनियन मूवमेंट है, ये अंदर जाएंगे भी तो फिर एयर के साथ ये वापस निकल आते हैं, इनके कोई बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं होता। ठीक, ये पार्टिकल साइज थे और ये इनका बिहेवियर था। तो जो 1 to 3 माइक्रोन कहीं कहीं लिख के आएगा, कहीं 0.5 to 3 माइक्रोन, ये जो है ये सबसे डेंजरस साइज है पार्टिकल की। अब क्या क्या डिजीजेज हो सकती हैं? एक्सपोजर सोर्स है, उससे क्या क्या डिजीज होती है? नाम में ज्यादातर डिजीज जो है वो अपने जो सोर्स है उसी के नाम पे ही है। लाइक सिलिकोसिस है। अब सिलिकोसिस किसकी वजह से हो रही है? सिलिका डस्ट की वजह से हो रही है ना, सिलिका की वजह से हो रही है सिंपली। एंथ्राकोसिस किसकी वजह से है? एंथ्रेक्स। ऑल डस्ट। कोल डस्ट। एस्बेस्टोसिस जो है वो एस्बेस्टॉस, है ना? माइक बंद कर लीजिए। डिसिनोसिस किससे होती है? कॉटन। हाँ, कॉटन फाइबर की वजह से डिसिनोसिस होती है। बैगोसोसिस थोड़ा सा अलग नाम है, बैगेस, या कभी कभी इसको मोलाइसिस भी लिख के हम करते हैं। ड्यू टू शुगर केन फाइबर, है ना, शुगर केन की डस्ट की वजह से होती है ये। बेरिलियोसिस यानी ये बेरिलियम की वजह से हो रही है। फार्मर्स लंग, ये जो मूल्ड है होती है, भूसा देखा है आपने ना, भूसा, हाँ, तो उसकी वजह से होती है। मूल्ड है, मूल्डी है जिसको।
सिड्रोसिस। सिड्रोसिस नहीं पता। सिड्रोसिस जैसे ना, जैसे सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया का नाम आपने सुना होगा, इसी तरह सिड्रोसिस आयरन। ड्यू टू आयरन डस्ट। स्टेनोसिस टिन की वजह से होती है, ये इसका केमिकल नेम। स्टेनोसिस टिन डस्ट की वजह से हो रही है। एंड बर्ड फैंसियर्स लंग जो है, ये बर्ड ड्रॉपिंग्स की वजह से होती है। जैसे कुछ लोग ना परिंदों के बहुत शौकीन होते हैं, तो परिंदों की बॉडी से जो उनके पंख होते हैं, पंख से छोटी छोटी चीजें जो है वो निकलती रहती है ना, वो रिमेन सस्पेंडेड इन द एयर, उसको हम कहते हैं बर्ड ड्रॉपिंग्स। कंपोस्ट लंग ड्यू टू कंपोस्ट। कंपोस्ट क्या है? एक तरीके की फर्टिलाइजर या खाद जिसको हम कहते हैं ना। ये क्या है? ये एक्सपोजर सोर्स है जिससे ये पर्टिकुलर डिजीज हो रही है, ऑक्यूपेशनल डिजीज हो रही है। सिलिकोसिस सिलिका डस्ट से है ना, सिड्रोसिस आयरन डस्ट से है, इसी तरीके से एंथ्राकोसिस कोल्ड। अब कुछ और चीजें हैं, कुछ और डिजीजेज हैं लाइक इसी में से हैं, जिनमें कुछ एंटीजन भी काम करते हैं, जो डिजीज को सोर्स तो उनका दूसरा है, लेकिन कुछ एंटीजन, पर्टिकुलर टाइप का एंटीजन है, वो डिजीज को काज करवाता है। लाइक बैगोसोसिस है, हमने पढ़ा, इसका एक्सपोजर सोर्स क्या है बैगोसोसिस का? शुगर केन, मोलेसेस है ना। लेकिन इसका जो एंटीजन होता है वो थर्मो एक्टिनोमाइसिस सेकेरी, ये इसका एंटीजन है। थर्मो एक्टिनोमाइसिस सेकेरी, ये इसका एंटीजन। फार्मर्स लंग में माइक्रोपोलिस्पोरा फाइनी, कंपोस्ट लंग एस्परजिलस। एंड केमिकल वर्कर्स लंग जो होता है, ये स्पेशली जो है ये डाइस की इंडस्ट्री में होता है। आइसोसाइनेट ड्यू टू आइसोसाइनेट्स, ये क्या है? ये एंटीजन, एज एन एंटीजन ये वर्क कर रहे हैं इन डिजीज को काज करने में। तो ये कुछ स्पेसिफिक न्यूमोकोनियोसिस थी और उनका एक्सपोजर सोर्स था। अब कुछ कॉमन डिजीज है लाइक एस्बेस्टोसिस, बैगेसोसिस, लेड पॉइजनिंग है, इनको देखते हैं। सिलिकोसिस, सिलिकोसिस किसकी वजह से हो रही है? ड्यू टू इनहेलेशन ऑफ सिलिका डस्ट, है ना, फ्री सिलिका या सिलिका डस्ट। और कभी कभी जो है ये अगर मिक्स रहेगी तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड SiO2, इसकी वजह से, इसके इनहेलेशन की वजह से सिलिकोसिस की ये डिजीज होती है। और ये ऑक्यूपेशनल डिजीज है, बहुत मेजर ऑक्यूपेशनल डिजीज है। नोटिफिएबल डिजीज अंडर फैक्ट्रीज एक्ट ये आती है। माइंस एक्ट में भी ये नोटिफिएबल है। और यूजुअली जितना भी न्यूमोकोनियसिस है, अगर कोई पूछे कि मतलब कितने साल का एक्सपोजर चाहिए न्यूमोकोनियसिस डेवलप होने के लिए, तो एटलीस्ट 10 ईयर मिनिमम जो है, कम से कम 10 साल का वक्त चाहिए होता है न्यूमोकोनियसिस के डेवलप होने का। लेकिन एक बार अगर न्यूमोकोनियसिस स्टार्ट हो गया, यानी वो पर्टिकुलर डिजीज स्टार्ट हो गई, तो फिर आप अगर सोर्स से उस पर्सन को हटा भी देंगे, उस पर्सन को, अगर उसका जो सोर्स है, जो एक्सपोजर का सोर्स है, वहां से अगर हमने उसको रिमूव भी कर दिया, तब भी कोई फायदा नहीं, वो डिजीज फर्दर आगे प्रोग्रेस करती रहेगी। सिलिकोसिस है ना, ड्यू टू इनहेलेशन ऑफ सिलिका डस्ट। और ये डिजीज सबसे पहले रिपोर्ट की गई थी इंडिया में, कहाँ से? कोलार गोल्ड माइंस का नाम सुना होगा ना, KGF सबने देखी होगी। तो कोलार गोल्ड फील्ड या कोलार गोल्ड माइन, यहाँ पे ये डिजीज सबसे पहले जो है यहीं पे जो है रिपोर्ट की गई थी 1947 में। सर कौन सा नाम बताया आपने? कुलार? यहाँ सामने लिखा है कोलार गोल्ड माइंस। अरे KGF देखी है? 1 to 2 हो चुकी है ना। नहीं देखी है सर। जी हाँ, देख लीजिएगा, है ना। तो वो जो वही कोलार गोल्ड फील्ड वहां पे है, ये कोलार गोल्ड सेम है ना। कोलार गोल्ड माइंस मैसूर में है, ये 1947 में सिलिकोसिस जो है सबसे पहले यहीं से रिपोर्ट की गई थी। अब इसके बाद फिर जब ये डिजीज रिपोर्ट हुई, तो बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज आई जहां से इनको स्क्रीन किया गया, तो पाया गया कि सिलिकोसिस यहाँ पे प्रिवेलेंट है। लाइक माइनिंग इंडस्ट्री सबसे कॉमन इंडस्ट्री थी, माइनिंग इंडस्ट्री ना।
अब माइनिंग इंडस्ट्री में क्या क्या आएगा? कोल माइनिंग भी होती है, गोल्ड माइनिंग भी होती है, मैंगनीज है, दूसरे मेटल्स की माइनिंग जो हो रही है, लेड है, सिल्वर है। तो माइनिंग इंडस्ट्री जो है सबसे कॉमन सोर्स है सिलिकॉसिस का। इसके अलावा पॉटरी, जहाँ पे बर्तन बनते हैं, पॉटरी, है ना, जहाँ पे बर्तन बनते हैं, या मेटल्स की जहाँ पे ग्राइंडिंग होती है, मेटल्स की जहाँ पे ग्राइंडिंग होती है, जहाँ पे कंस्ट्रक्शन का वर्क हो रहा है, रॉक माइनिंग हो रही है, या आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है, यहाँ पे भी इस डिजीज को बाद में रिपोर्ट किया गया। बिहार में माइका माइन है एक, बिहार में माइका की एक माइन है। वहां पे 329 माइनर्स को एग्जामिन किया गया था, जिसमें से ये पाया गया कि आउट ऑफ 329 माइनर्स, अराउंड 125 to 130 माइनर, उनको सिलिकोसिस हो चुकी थी, उनको सिलिकोसिस हो चुकी थी। तो अब ये चीजें कहाँ से हो रही है? ज्यादातर जो माइनिंग इंडस्ट्रीज में ये कॉमन है, ड्यू टू इनहेलेशन ऑफ सिलिका डस्ट। अब इसका जो स्पेसिफिक क्लिनिकल फीचर्स है सिलिका का, भाई देखिए, ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की डिजीज, अगर आपको रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के कॉमन फीचर्स याद हैं तो वो हर एक डिजीज के वही सेम होते हैं। कॉमन फीचर में क्या है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का? हाँ, breathless. हाँ, कफ है, Yes, ब्रेथलेसनेस है ना, yes, यही। Swati. इसके बाद अब जब ब्रेथलेसनेस हो जाती है, कफ हो गया, यूजुअली जो है ना अल्वियोलाइटिस होती है, तो उसकी वजह से फिर धीरे धीरे जो टोटल लंग कैपेसिटी है वो भी इम्पेयर हो जाती है। अब रिपीटेड एक्सपोजर है, कंटिन्यूअस इन्फ्लामेटरी कंडीशन रहती है, तो इसके नतीजे में धीरे धीरे जो है, जहां जहां पे ये डस्ट जो होगी अल्वियोलाइज में, वहां पे नोड्यूलर फाइब्रोसिस डेवलप हो जाती है ना, फाइब्रोसिस होती है, बाद में जो है वो नोड्यूल्स की शक्ल लेते हैं, और नोड्यूल्स का डायमीटर होता है अराउंड 3 to 4 mm। नोड्यूलर फाइब्रोसिस हमें मिलती है लंग्स में। और इस नोड्यूलर फाइब्रोसिस को, 3 to 4 mm का डायमीटर इनका, इसको कहा जाता है स्नो स्टार्म अपीयरेंस। अब यहाँ पे देखिए, स्नो स्टार्म ना, ओले पड़ते हुए सबने देखा होगा, ठीक, ओले पड़ते हुए हमने देखे। अब यहाँ पे देखिए लंग में छोटे छोटे बहुत सारे हमें धब्बे दिख रहे हैं, और ये धब्बे कुछ नहीं है, ये क्या है, ये मॉटलिंग है, ये जो है, सॉरी, ये जो है ये नोड्यूलर फाइब्रोसिस है, जिसको हम कहते हैं स्नो स्टार अपीयरेंस, यानी कि ओले पड़ रहे हैं। ये इसकी स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशन है अगर हम चेस्ट रेडियोग्राफ कराएंगे सिलिका में, सिलिका में, ठीक, स्नो स्टार अपीयरेंस मिलती है। अब सिलिका के लिए एक बात और कही जाती है कि इसका बड़ा क्लोज रिलेशन है किससे? ट्यूबरक्लोसिस से। ये माना जाता है कि जिसको सिलिकोसिस हो गई उसको ट्यूबरक्लोसिस भी डेवलप हो जाएगी, तो जिसको एक नाम दे दिया गया सिलिको ट्यूबरक्लोसिस ना, इसका एसोसिएशन है ट्यूबरक्लोसिस से, उसको नाम देते हैं हम सिलिको ट्यूबरक्लोसिस। लेकिन इसमें जो सबसे कंट्रास्टिंग फीचर ये भी है, जितने भी सिलिको ट्यूबरक्लोसिस के पेशेंट डायग्नोज हुए, किसी के भी स्पुटम में माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नहीं मिला। तो अभी भी इस पे डिबेट चल रही है कि क्या वाकई में सिलिकोसिस जो वो ट्यूबरक्लोसिस कराती है या नहीं कराती। क्यों? क्योंकि जिनको भी सिलिको ट्यूबरक्लोसिस लेबल किया गया उनके स्पुटम में पॉजिटिव एजेंट नहीं मिला, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई नहीं मिला। और सिलिका का कोई इफेक्टिव ट्रीटमेंट भी नहीं है, सिलिका का कोई इफेक्टिव ट्रीटमेंट भी नहीं है। एक काम किया जा सकता है, अगर इनिशियल स्टेज में थोड़े बहुत फीचर्स आ रहे हैं और ये उसको स्क्रीन कर लिया जाए पेशेंट को, तो उसके सोर्स से अगर हमने शुरू में उसको रिमूव कर दिया, तो मे बी उसको जो है डिजीज के फर्दर प्रोग्रेशन को रोका जाए। लेकिन एक बार अगर डिजीज स्टेब्लिश हो गई, तो अगर आप सोर्स से उसको हटा भी देंगे, रिमूव भी कर देंगे, तो भी इससे कोई फायदा नहीं मिल रहा है ना, कोई इसका इफेक्टिव ट्रीटमेंट नहीं है। क्योंकि एक बार अगर लंग में फाइब्रोटिक चेंजेस आ गए, ये नोड्यूलर फाइब्रोसिस हो गई अगर, तो फिर ये दोबारा इनको हम रिवर्स बैक नहीं कर सकते, इनको रिवर्ट नहीं किया जा सकता, जो लंग में चेंजेस आ जाएंगे वो वैसे ही रहेंगे। हाँ, तो इनसे बचा जा सकता है, कैसे बच सकते हैं?
डस्ट कंट्रोल मेजर्स ना। अब डस्ट कंट्रोल मेजर्स का मतलब ये, अगर घरों की बात की जाए या जहां पे भी वर्क हो रहा है, तो वहां पे जो है, जो डस्टिंग की जाती है, वेट डस्टिंग की जाए। कैसी डस्टिंग? वेट डस्टिंग की जाए, ताकि जो है, जो डस्ट पार्टिकल है वो एयर में सस्पेंड ना होने पाए। और इसके अलावा पर्सन को, जो वहां पे वर्क कर रहा है, उसको पर्सनल प्रोटेक्टिव गियर्स दिए जाए, ताकि वो अच्छे से अपने आप को बचा सके। अब सिलिका के लिए ये है कि सिलिका क्या है, एक नोटिफिएबल डिजीज है। इट इज ए नोटिफिएबल डिजीज अंडर फैक्ट्रीज एक्ट। फैक्ट्रीज एक्ट कब आया था? 1948 में। एंड सेकंड एक्ट जो है, जिसको हम कहते हैं माइंस एक्ट, वो 1952 में आया था। ठीक है। इन दोनों ही एक्ट के अंडर में सिलिकोसिस जो है, इट इज ए नोटिफिएबल डिजीज है ना, ये एक नोटिफिएबल डिजीज है, सिलिकोसिस। सेकंड है एस्बेस्टोसिस। एस्बेस्टास क्या है? कुछ फाइब्रस मटेरियल्स होते हैं जिनको एक कमर्शियल नेम दे दिया गया, जिनको हम कहते हैं एस्बेस्टास। और ये बहुत सारे कंपोजिशन हैं, उनमें जो स्पेशली जो सिलिकेट्स होते हैं, उसी की वजह से इनको एस्बेस्टास का नाम दे, लाइक कैल्शियम है, सोडियम है, एल्यूमिनियम है। इनके अगर सिलिकेट्स हैं तो ये एस्बेस्टास में आ जाते हैं। अब एस्बेस्टास यूजुअली जो है वो दो तरीके का होता है। एस्बेस्टास जो है यूजुअली दो तरीके का होता है, एक सर्पेंटाइन टाइप का, एक होता है एम्फीबोल टाइप का। दो तरीके का एस्बेस्टास होता है इंडस्ट्रीज में कॉमनली, है ना। एस्बेस्टास क्या है? एक न्यूमोकोनियसिस ड्यू टू एक्सपोजर ड्यू टू एस्बेस्टास की वजह से इसका डिजीज हो रही है ना। अब एक्सपोजर कितना होना चाहिए एस्बेस्टोसिस के डेवलप होने के लिए? मिनिमम जो है 5 to 10 ईयर्स का है, तभी जाके जो एस्बेस्टोसिस के फीचर्स हैं वो डेवलप होंगे, वो पता चलेंगे। तो मिनिमम एक्सपोजर 5 to 10 ईयर्स का इसको चाहिए। अब एस्बेस्टोसिस अगर किसी को डेवलप हो रही है, स्पुटम माइक्रोस्कोपी अगर हम कराएंगे, स्पुटम का एग्जामिनेशन हम कराएंगे, तो वहां पे एस्बेस्टोस बॉडीज मिलती है। एस्बेस्टोस बॉडीज क्या है? एस्बेस्टोस फाइबर्स होते हैं जिनमें फाइब्रिन की कोटिंग होती है। दिस एस्बेस्टोस बॉडीज आर एस्बेस्टॉस फाइबर्स कोटेड विद फाइब्रिन। अब दो तरीके का ये एस्बेस्टॉस होता है, सर्पेंटाइन एंड एम्फीबोल। क्वेश्चन ये है कि डेंजरस कौन सा और सही कौन सा है? मोस्ट डेंजरस टाइप का एस्बेस्टॉस कौन सा होता है? एम्फीबोल। ये एम्फीबोल टाइप का होता है, ये दिस इज मोस्ट डेंजरस टाइप। एम्फीबोल टाइप मोस्ट डेंजरस टाइप का ये एस्बेस्टॉस होता है। एस्बेस्टॉस से बहुत सारी डिजीज होती हैं, सिर्फ ऐसा नहीं है कि रेस्पिरेटरी सिस्टम की ही होती है ना। पेरिटोनियम है, या जीआईटी का कार्सिनोमा भी होता है। अच्छा, पेरिटोनियम या प्लूरा का अगर कार्सिनोमा होता है, तो उसको एक स्पेसिफिक नाम दिया जाता है ड्यू टू एस्बेस्टास अगर हो रहा है तो। मेजोथेलियोमा का नाम सुना यस सर, नाम सुना। है ना। तो मेजोथेलियोमा जो है, ये कार्सिनोमा है किसका? प्लूरा का या पेरिटोनियम का? मेजोथेलियोमा। और ड्यू टू एक्सपोजर टू एस्बेस्टास, एस्बेस्टास के एक्सपोजर से ये कार्सिनोमा डेवलप होता है, इसलिए इसको नाम दिया गया है ना। मे लीड टू पल्मोनरी फाइब्रोसिस, कार्सिनोमा ऑफ ब्रोंकस, मेजोथेलियोमा ऑफ पेरिटोनियम या प्लूरा, एंड कैंसर ऑफ जीआईटी। ये सारी डिजीजेस जो हो सकती हैं, कार्सिनोमास हो सकते हैं, किसकी वजह से? एस्बेस्टास के एक्सपोजर की वजह से। अब एस्बेस्टास जो है बॉडी में कैसे एंटर करता है? बाय इनहेलेशन। कैसे एंटर करता है? बाय इनहेलेशन। और जब ये डस्ट जो है लंग में डिपॉजिट होती है, वहां पे क्या काम करेगी? पल्मोनरी फाइब्रोसिस, जिससे क्या होगा? रेस्पिरेटरी इंसफिशियंसी हो जाएगी, बाद में डेथ हो सकती है, या कार्सिनोमा की वजह से डेथ हो जाए। ठीक है, ये सारी चीजें। और इसका क्लिनिकल फीचर सेम एज इट इज, जैसे जितने भी हम न्यूमोकोनियसिस में पढ़ेंगे, ज्यादातर की क्लिनिकल फीचर्स सेम रहेंगे, कोई फर्क नहीं है ना। क्लिनिकल फीचर्स हमने एक जगह देख लिया, बहुत है। अब इसमें देखिए, इसके चेस्ट एक्सरे में क्या अपीयरेंस मिल रही है। कुछ दिख रहा है यहाँ पे? है ना, ये एक स्पेसिफिक टाइप की अपीयरेंस है, जिसको हम कहते हैं ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस।
क्या कह रहे हैं इसको? ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस, एक्सरे ऑफ द चेस्ट है, जिसमें स्पेसिफिक अपीयरेंस आती है ड्यू टू एस्बेस्टोसिस, जिसको हम कहते हैं ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस। एस्बेस्टोसिस की चेस्ट एक्सरे में आती है। तो स्नो स्टार्म अपीयरेंस किस में मिल रही थी? सिलिकोसिस में। ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस एस्बेस्टोसिस में हमें मिल रही है ना। मोस्ट डेंजरस टाइप का एस्बेस्टोस कौन सा होता था? एम्फीबोल टाइप का। सेम कहानी यहाँ पे भी है कि इसका कोई इफेक्टिव ट्रीटमेंट नहीं है। इसका कोई इफेक्टिव टाइप ट्रीटमेंट नहीं है। एक्सपोजर जो हो रहा है, अगर हमने सोर्स से इनिशियल स्टेज में पेशेंट को रिमूव कर दिया, पर्सन को, तो मे भी डिजीज फर्दर प्रोग्रेस ना कर सके। लेकिन एक बार डिजीज प्रोग्रेस कर गई, लंग्स में अगर कोई पैथोलॉजी डेवलप हो गई, तो इसको हम रिवर्ट बैक नहीं करते। फाइब्रोसिस हो गई, फाइब्रोसिस तो हम नॉर्मल लंग्स का जो है उसमें हम नहीं तब्दील कर सकते नॉर्मल लंग में। फाइब्रोसिस हो गई तो वो फाइब्रोज ही रहेगा, है ना। तो स्पेसिफिक अपीयरेंस है जिसका नाम है ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस, किसमें मिली? एस्बेस्टोसिस में। और मोस्ट डेंजरस टाइप का एस्बेस्टोस जो होता है वो एम्फीबोल होता है। बस इतनी चीज आपको। बैगोसोसिस किसकी वजह से हो रहा है? ड्यू टू ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर टू फाइबर्स ऑफ शुगर केन, है ना। सर प्लीज ऑक्यूपेशनल मोस्ट डेंजरस टाइप का भी आप जो बता रहे थे वो उसका नाम फिर से बता एम्फीबोल दीजिए। टाइप, एम्फीबोल, AMPHIBOLE, एम्फीबोल टाइप मोस्ट डेंजरस टाइप का एस्बेस्टोस होता है। एक सर्पेंटाइन टाइप का है, वो अच्छा होता है। तो बैगेसोसिस किसकी वजह से हो रही है? ड्यू टू ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर ऑफ फाइबर्स ऑफ शुगर केन, है ना। और इसका जो एंटीजन था वो थर्मो एक्टिनोमाइसिस सेकेरी, ये अभी हमने बात की थी इसकी ना। और स्पेशली जो है ये डिजीजेस जो है किस तरीके की, एज एन एलर्जिक अल्वियोलाइटिस ये मैनिफेस्ट करती है, एक्सट्रिंसिक एलर्जिक अल्वियोलाइटिस। अब अल्वियोलाइटिस हो रही है यानी इन्फ्लेमेशन ऑफ अल्वियोलाई, तो सेम वही सीओपीडी वाले फीचर्स लेके आइए। इरिटेंट कफ होगा, कंटिन्यूसली इरिटेंट कफ होगा ना। कफ विद एक्सपेक्टोरेशन होगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगी। और क्योंकि देखिए अल्वियोलाई का इन्फेक्शन है, यहीं पे गैसियस एक्सचेंज होता है। तो जो लंग के जो वाइटल फंक्शंस हैं, या यूं कह लीजिए कि जितना भी गैस एक्सचेंज वाली बात है, सब के सब हैम्पर हो जाएगी, इम्पेयर्ड हो जाएगी। तो टोटल लंग कैपेसिटी है, फोर्थ एक्सपायरेटरी वॉल्यूम है, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है, सब के सब जो है वो डीरेंज हो जाएंगे इसमें। पैथोजेनिक क्या है इसमें? अब जो बैगेज होता है इसमें बहुत सारी चीजें होती है। इसमें सिलिका है, फंगल स्पोर्स है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, सब के सब मिलके जो है ये इस डिजीज को काज कराते हैं। और ये जो है खास तौर से जो ब्रोंकियोल्स alveoli को ये क्या करते हैं? ब्लॉक कर देते हैं, इसको ब्लॉक कर देते हैं। अल्वियोलाइटिस हुई, ब्रोंकाइटिस हुई, जिसके नतीजे में क्या डेवलप हो गया? ब्रोंको निमोनिया हो जाती है, विच लीड्स टू ब्रोंको निमोनिया। अब यहाँ पे देखिए, इसका ये बैगोसोसिस के एक पेशेंट का ये चेस्ट एक्सरे है। इसमें क्या मिल रहा है? लाइक जैसे इम्फाइसीमा होता है ना, इम्फाइसीमा, इम्फाइसीमा में क्या होता है? एयर इंट्रैप हो जाती है। एयर क्या होती है? इंट्रैप हो जाती है, जिसकी वजह से एक चीज सबसे पहले तो ये है कि बहुत डार्क, नॉर्मल लंग फील्ड की वजह से, नॉर्मल लंग फील्ड फिर भी थोड़ा सा कम डार्क होता है इन कंपैरिजन टू इम्फाइसेमेटस लंग। तो इम्फाइसेमा का अगर लंग है तो वो बहुत ज्यादा एयर इंट्रैप है, तो वो डार्क कलर का आएगा, ये तो बहुत डार्क ब्लैक कलर का हो गया। दूसरी चीज इसमें जो मिलती है उसको हम कहते हैं मॉटलिंग या शैडो। अब शैडो कहाँ पे है? अब यहाँ पे कहीं पे शैडो दिख रही है हमें, इस पूरे के पूरे ब्लैक फील्ड में कहीं पे शैडो है? ये ना, शैडोइंग, इसको हम कहते हैं मॉटलिंग। मॉटलिंग इन द लंग फील्ड्स वो किस में मिलती है? बैगोसोसिस में मिलती है। अब इसको बचना कैसे, इससे बचाव कैसे कर सकते हैं? एक तो जो बैगेस होते हैं यानी शुगर केन के जो फाइबर्स हैं, रेजिडुअल शुगर केन जो है, उसका जो मॉइस्चर कंटेंट है उसको मोर देन 20% तक होना चाहिए। और इसमें जो है एक फंगिसाइड आता है प्रोपियोनिक एसिड, उसकी स्प्रेइंग करनी चाहिए कंटिन्यूसली। उसको हमें क्या करना है? स्प्रेइंग करना है। और इसमें कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होते हैं वो देख लीजिए। थर्मोएक्टिनोस
माइसिस सैकरी ये सबसे कॉमनली एंटीजन है। सेकंड है थर्मो एक्टिनोमाइसिस वल्गेरिस एंड माइक्रोपोलिस्पोरा फाइनाई। ये सब के सब जो है एज एन एंटीजन जो इसके काज करने में बाइगोसोसिस को काज करने में हेल्प करते हैं या काज कराते हैं। दीज आर द ऑर्गेनिज्म। तो प्रिवेंशन कैसे है? मॉइस्चर कंटेंट जो है इसका कितना होना चाहिए? ना? तो मोर इसका जो देन ट्वेंटी मॉइस्चर कंटेंट मोर देन 20% है आपके सामने है। और बैगेज में जो है क्यों, अच्छा मॉइस्चर कंटेंट 20% से ज्यादा क्यों रखना है? ताकि जो है ये इतना हल्का ना हो जाए कि ये एयर में सस्पेंड हो सके, हवा के साथ ये हो सके ना, तो सेटल डाउन रहे। एंड दूसरा एक प्रोपियन 2% प्रोपिनिक एसिड फंगिसाइड है जिसकी स्प्रेइंग करनी है कंटिन्यूअसली, क्योंकि इसमें फंगस है और बहुत सारी चीजें हैं जो इसको काज कराती हैं बैगोसोसिस। लेड पॉइजनिंग, अब ये इंपॉर्टेंट, प्लम्बर कोलिक भी कहते हैं इसको ना, प्लम्बिज्म भी कहते हैं, सैटर्निज्म भी कहते हैं, इसके बहुत सारे नाम है लेड पॉइजनिंग के। प्लम्बिज्म है, पेंटर्स कोलिक है, सैटर्निज्म है, इसके बहुत सारे इसके नाम है। अब ग्रेटेस्ट सोर्स, सबसे ज्यादा लेड पॉइजनिंग का सबसे बड़ा सोर्स जो है वो क्या है? गैसोलीन, पेट्रोल, या जो व्हीकल से एग्जॉस्ट हो रहा है, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट जिनको हम कहते हैं ना, ये जो है ये सबसे बड़ा सोर्स है लेड पॉइजनिंग का। लेड पॉइजनिंग का अगर पूछे कोई सबसे बड़ा सोर्स क्या है, अब लेड पॉइजनिंग है, एक चीज इसमें ये बताइए कि लेड का मोस्ट कॉमन मोड ऑफ एब्जॉर्प्शन क्या है? कहाँ से ये मतलब बॉडी में इंटर करती है सबसे कॉमनली? अरे यार इनहेलेशन। अब यहाँ पे देखिए, अगर आप किसी बाइक के पीछे जिसमें बहुत ज्यादा धुआं निकल रहा है तो इनहेल ही तो करेंगे। व्हीकल से एग्जॉस्ट यानी व्हीकल का धुआं निकल रहा है। ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट वही चीज है, किसी ऑटोमोबाइल से कोई इंजन चल रहा है, उसका धुआं निकल रहा है, स्मोक है। ये सारी चीजें क्या हम इनहेल ही करेंगे। तो इसका जो मोड ऑफ एब्जॉर्प्शन है, मोस्ट कॉमनली जो इसका मोड ऑफ एब्जॉर्प्शन है वो क्या है? इनहेलेशन। ठीक, इंजेक्शन भी है या वाया स्किन भी, या एब्जॉर्ब हो सकता है। अब इसका कुछ क्लिनिकल पिक्चर्स हैं लेड पॉइजनिंग की, बहुत खास चीज है ये। तो फेशियल पैलर, फेशियल पैलर के बारे में, दिस इज द अर्लीस्ट एंड मोस्ट कंसिस्टेंट साइन, है ना। सबसे पहले जो लेड पॉइजनिंग में जो साइन मिलती है वो फेशियल पैलर है। एनीमिया मिल रही है, एनीमिया की खास बात क्या है इसमें, लेड पॉइजनिंग में अगर एनीमिया हो रही है तो इसका जब हम जीबीपी कराएंगे, जनरल ब्लड पिक्चर, तो वहां पे जो हमें पिक्चर मिलेगी वो माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक की मिलती है। माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया मिलेगी। आरबीसीज को देखेंगे तो वहां पे पंक्टेड बेसोफिलिया, जिसको हम कहते हैं बेसोफिलिक स्टिपलिंग ऑफ आरबीसीज, ये इसकी बहुत कैरेक्टरिस्टिक फाइंडिंग है, बेसोफिलिक स्टिपलिंग ऑफ आरबीसीज। बर्टोनियन लाइन कहाँ पे मिलती है? ये ब्लू लाइन की, सॉरी ब्लू कलर की ये लाइन गम्स होती पे। है गम्स पे ना, गम्स पे होती है ब्लू कलर की बर्टोनियन लाइन। अब इसकी एक खास बात है, लेड पॉइजनिंग में कॉन्स्टिपेशन बहुत ज्यादा होता है ना, बहुत सीवियर कॉन्स्टिपेशन होता है जिसको लेड कोलिक कहा जाता है या पेंटर्स कोलिक भी इसी का नाम है। लेड कोलिक यूजुअली जो है कॉन्स्टिपेशन नहीं होता, लेकिन कुछ केसेस में लेटर ऑन जो है वो डायरिया भी डेवलप हो सकता है, बट ये रेयर है डायरिया। लेड कोलिक हमेशा पाया जाएगा। फिर लेड पॉल्सी, पेरिफेरल न्यूरोपैथी डेवलप होती है। पेरिफेरल न्यूरोपैथी में क्या क्या हो सकता है? रिस्ट ड्रॉप है, फूड ड्रॉप, ये सारी चीजें इसमें मिलती है। इसके अलावा लेड इंसेफेलोपैथी है, सीएनएस इफेक्ट मोस्टली ड्यू टू ऑर्गेनिक लेड कंपाउंड जो उसकी वजह से सीएनएस पे इफेक्ट आता है। अब लेड की हम डायग्नोसिस लेबोरेटरी पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग लेड की डायग्नोसिस कैसे करेंगे, उसका कुछ रिमार्क है। जैसे लेड के लिए सबसे पहली चीज हम जो देखते हैं, काप्रोपारफायरिन इन यूरिन,
अब अगर ये मोर देन 150 माइक्रोग्राम है यूरिन में, मोर देन 150 माइक्रोग्राम पर लीटर, है ना, मोर देन 150 माइक्रोग्राम पर लीटर काप्रो पारफायरिन इन यूरिन, अगर इतना मिल रहा है पर लीटर यूरिन में 150 माइक्रोग्राम से ज्यादा, तो इसका मतलब क्या है कि उस पर्सन को लेड का एक्सपोजर हो चुका है, एक्सपोजर टू लेड। सेकेंड चीज एक और मिलती है इसमें यूरिन में ही, अमाइनो लेवुलिनिक एसिड। यूरिन में ही देखेंगे हम अमाइनो लेवुलिनिक एसिड को। अब इसकी वैल्यू कितना अगर मिल रही है तो मोर देन 5 मिलीग्राम पर लीटर, मोर देन 5 मिलीग्राम पर लीटर अगर है तो अब इसका रिमार्क क्या आएगा, इट इंडिकेट्स लेड एब्जॉर्प्शन, यानी लेड का एब्जॉर्प्शन बॉडी में हो रहा है। काप्रोपारफायरिन अगर यूरिन में है तो वो सिर्फ लेड का एक्सपोजर बता रहा है। ये क्या बता रहा है कि लेड का एब्जॉर्प्शन हो रहा है, अमाइनो लेवुलिनिक एसिड। अब ब्लड की बात करते हैं, अगर ब्लड की बात करें और लेड जो है ब्लड में, लेड की क्वांटिटी जो है ब्लड में कितनी होगी, लेड इन ब्लड मोर देन 70 माइक्रोग्राम पर 100 ml, यानी पर 100 ml ब्लड अगर 70 माइक्रोग्राम से ज्यादा लेड जो मिल रहा है, तो इस लेवल पे लेड के, लेड एक्सपोजर के या प्लम्बिज्म के क्लिनिकल सिम्टम्स जो है वो अपीयर होना शुरू हो जाते हैं। ब्लड में था, अच्छा ठीक है, ब्लड में, यूरिन में भी लेड आएगा, लेड इन यूरिन इसकी कितनी अमाउंट होनी चाहिए, मोर देन 0.8 मिलीग्राम पर लीटर। अब अगर यूरिन में लेड मिल रहा है 0.8 माइक्रोग्राम, सॉरी 0.8 मिलीग्राम पर लीटर लेड यूरिन में आ रहा है, तो ये क्या बताता है, ये बताता है कि लेड का एक्सपोजर भी हो चुका और एब्जॉर्प्शन भी हो रहा है। एक्सपोजर एंड एब्जॉर्प्शन ये दोनों चीजें बताता है। और अगर हम आरबीसीज को अंडर द माइक्रोस्कोप देखेंगे तो वहां पे हमें क्या मिलेगा, बेसोफिलिक स्टिपलिंग ऑफ आरबीसीज, यानी पंक्टेट बेसोफिलिया जिसको हम कहते हैं, वो भी हमें मिलेगा। लेड के लिए, लेड पॉइजनिंग की डायग्नोसिस में ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। अब इसका सबसे इंपॉर्टेंट कह लीजिए या बहुत यूजफुल स्क्रीनिंग टेस्ट, ये सारी क्या थी, ये डायग्नोसिस के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं। स्क्रीनिंग टेस्ट क्या इसमें रहेगा, इसमें तो ये जो पहला वाला है ना, काप्रोपारफायरिन इन यूरिन, ये बहुत ही अच्छा स्क्रीनिंग टेस्ट है। सीपीयू ना, काप्रोपारफायरिन इन यूरिन। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है? क्योंकि ये हैवी मेटल है, हैवी मेटल के ट्रीटमेंट के लिए, हैवी मेटल की पॉइजनिंग के ट्रीटमेंट में यूजुअली जो है हम यूज करते हैं चिलेटिंग एजेंट्स, उनको हम बोलते हैं। और इसमें जो चिलेटिंग एजेंट्स है इसके ट्रीटमेंट के लिए जो यूज होगा वो ईडीटीए, ये इसका ट्रीटमेंट है लेड पॉइजनिंग का, ईडीटीए यूज करते हैं। नाउ नेक्स्ट, ऑक्यूपेशनल कार्सिनोमास। अब ऑक्यूपेशनल कार्सिनोमा में एक चीज याद रखिए, आपने इतनी सारी चीजें पढ़ी कहीं पे कुछ नहीं आया, लेकिन नियरली ऑक्यूपेशनल कार्सिनोमा में 70% कार्सिनोमा जो होता है वो स्किन कैंसर होता है। ऑक्यूपेशनल कार्सिनोमाज में 75%, 75% तक जो कार्सिनोमा होता है वो स्किन कैंसर का होता है। और उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर होती है, जो जो एक्सपोज पार्ट है बॉडी का, जो एक्सपोज पार्ट होता है, हेड है, नेक है, हैंड है, आर्म्स है, क्योंकि ये जो है कार्सिनोजेनिक सोर्स के डायरेक्ट कांटेक्ट में होते हैं, तो यहीं पे अगर कार्सिनोमा डेवलप हो रहा है, मोस्ट प्रोबेबली जो है जो बॉडी का एक्सपोज पार्ट है वहीं पे सबसे कॉमनली जो है ऑक्यूपेशनल कार्सिनोमा डेवलप होता है। और किस टाइप का कार्सिनोमा होता है, यूजुअली जो है स्क्वामस सेल कार्सिनोमा होता है।
प्रीडोमिनेंटली स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा। और नियरली 75% जो ऑक्यूपेशनल कैंसर होते हैं वो स्किन कैंसर होते हैं, और मोस्टली जो है दे आर स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा। कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होती है इसकी? तो एक तो एक्यूरेंस इनका ऑन एक्सपोर्ट पार्ट ऑफ द बॉडी, ना, यहीं पे ये होता है। और कौन कौन से कार्सिनोजेंस है जिनसे स्किन कैंसर होता है? अल्ट्रावायलेट लाइट, आयोनाइजिंग रेडिएशन, कोल प्रोडक्ट्स, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, लुब्रिकेटिंग ऑयल, फ्यूल्स, ऑयल्स, यहाँ से ये जो क्या है, ये कार्सिनोजेन है ना। अब ऑक्यूपेशनल कैंसर यूजुअली स्किन को सबसे पहले, सबसे कॉमनली जो है स्किन को अफेक्ट करते हैं, 75% जो है स्किन कार्सिनोमा, फिर लंग्स को करते हैं। ब्लैडर कार्सिनोमा भी बहुत कॉमन है, डाई इंडस्ट्री में ब्लैडर कार्सिनोमा बहुत कॉमन है ना। एंड ब्लड फार्मिंग आर्गन्स जो होते हैं, ब्लड फार्मिंग आर्गन में कौन सा आर्गन ब्लड फार्म कराएगा? बोनल। बोन मैरो है ना, कॉमन तो बोन मैरो है। तो ये सारी जगहों पे जो ऑक्यूपेशनल कैंसर होते हैं, सबसे कॉमन जो है स्किन कार्सिनोमा है, सेकंड नंबर पे लंग कार्सिनोमा, उसके बाद ब्लैडर कार्सिनोमा आता है। अब ये देखिए, इनसे कुछ स्पेसिफिक कार्सिनोमा होते हैं जिनका नाम दे दिया गया। एस्बेस्टास है, एस्बेस्टास से कौन सा कार्सिनोमा होता है जिसका एक स्पेसिफिक नाम है? जो होता है। है ना, मेसोथेलियोमा। जहां भी नाम सुन लीजिए एस्बेस्टॉस लगा दीजिए। आर्सेनिक है, आर्सेनिक से यूजुअली जो है स्किन का कार्सिनोमा होता है, लंग का कार्सिनोमा होता है, और लीवर का कार्सिनोमा होता है। इनका कार्सिनोमा। बेंजीन, बेंजीन से ल्यूकीमिया होती है। बेंजीन से ल्यूकीमिया, एंड बेंजिडीन से जो है यूरिनरी ब्लैडर कार्सिनोमा। तो बेंजीन से ल्यूकीमिया हो रहा है, और बेंजिडीन से यूरिनरी ब्लैडर कार्सिनोमा। कैडमियम है, बेरिलियम है, इनसे लंग कार्सिनोमा बहुत कॉमन है। थाइलीन ऑक्साइड ल्यूकीमिया काज कराता है। विनाइल क्लोराइड लीवर कार्सिनोमा। वुड डस्ट, लकड़ियों की जो डस्ट होती है, इससे जो सबसे कॉमन कार्सिनोमा है वो नेजल साइनस का कार्सिनोमा हो। आयोनाइजिंग रेडिएशन है, अगर रेडिएशन है, आयंस वाले हैं, रेडिएशन थेरेपी चलती है, या रेडिएशन कहाँ कहाँ हमें मिल सकता है हमारी मेडिकल फील्ड में भी? एक्सरे। एक्सरेज वगैरह है ना, तो ये रेडिएशन ही है। तो आयोनाइजिंग रेडिएशन है, इससे जो कार्सिनोमा होता है, सबसे पहले तो स्किन, थायराइड कार्सिनोमा भी होता है इससे। स्किन, थायराइड कार्सिनोमा, लंग कार्सिनोमा, ये सब के सब जो है आयोनाइजिंग रेडिएशन से होता है। सिलिका से भी लंग कार्सिनोमा होता है। लेकिन अभी भी देखिए, यहाँ पे आपको लग रहा हो लंग कार्सिनोमा तो हर जगह है, फिर भी 75% ऑक्यूपेशनल कार्सिनोमा जो होता है वो स्किन कार्सिनोमा होता है, उसके बाद सेकंड नंबर पे लंग कार्सिनोमा होता है। अब आइए कार्सिनोमा ब्लैडर। ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर है, सबसे पहले जो ब्लैडर का कैंसर जो नोट किया गया था, एक आदमी था, वो एनिलीन इंडस्ट्री में, एनिलीन से डाई बनाई जाती थी, तो उसकी इंडस्ट्री में काम करता था 1895 में, सबसे पहले इसी को मिला था ना, इन एनिलीन इंडस्ट्री इन 1895। बहुत सारे जो पॉसिबल ब्लैडर कार्सिनोजेंस है जिनसे कार्सिनोमा हो सकता है: बीटा नेथाइल अमाइंस, बेंजिडीन ना, पैरा अमाइनो डाइफेनाइल और अमीन मैजेंटा, ये सब जो है डाई इंडस्ट्री में यूज किए जाते हैं, और इनसे कार्सिनोमा हो सकता है। और होता किस चीज का कार्सिनोमा है? ब्लैडर कार्सिनोमा का है। और कुछ ड्रग्स हैं, साइक्लोफास्फेमाइड है, फेनासेटिन है, इनसे भी ब्लैडर कार्सिनोमा होता है। यूजुअली इंडस्ट्री कौन सी इन्वॉल्व होती है जिसमें ब्लैडर कार्सिनोमा सबसे कॉमन है? जहां जहां पे इनका काम होता है, तो सबसे कॉमन जो इंडस्ट्री है वो डाई इंडस्ट्री है, या डाइंग इंडस्ट्री। डाई स्टफ्स एंड डाइंग इंडस्ट्री सबसे कॉमन इंडस्ट्री है जो
ब्लैडर कार्सिनोमा से एसोसिएटेड होती है। दूसरे जहाँ पे रबर गैस या इलेक्ट्रिक केबल की इंडस्ट्रीज हैं, वहां पे भी ये होता है। यूजुअली जो इसमें सबसे कॉमन सिम्टम है ब्लैडर कार्सिनोमा का, मोस्ट कॉमन सिम्टम क्या होता है? नहीं पता, है ना? हिमेचूरिया, ब्लड इन द यूरिन, हिमेचूरिया। और यूजुअली जो हिमेचूरिया होती है कार्सिनोमा में, वो पेनलेस होती है। पेनलेस हिमेचूरिया अगर किसी को हो रही है तो सस्पेक्ट करिए कि उसको यूरोजेनाइटल कार्सिनोमा है, अगर पेनलेस हिमेचूरिया हो रही है तो। और जो ब्लैडर कार्सिनोमा में मोस्ट कॉमन टाइप का जो कार्सिनोमा होता है वो ट्रांजिशनल सेल कार्सिनोमा या यूरोथेलियल सेल कार्सिनोमा जिसको हम कहते हैं। मोस्ट कॉमन सिम्टम ब्लड इन द यूरिन, हिमेचूरिया। एंड मोस्ट कॉमन टाइप इज ट्रांजिशनल सेल कार्सिनोमा। ठीक है, 90% तक जो ब्लैडर कार्सिनोमा होता है वो ट्रांजिशनल सेल कार्सिनोमा होता है ना। अब इसके लिए एक इम्यूनोथेरेपी भी चलाई जाती है जिसको हम कहते हैं ना बीसीजी का, डायरेक्टली जो है ब्लैडर में इंस्टिल करते हैं, इंट्रावेजाइकल बीसीजी इंस्टिलेशन ना। ये सुपरफिशियल ट्यूमर जो इस तरीके के हो रहे हैं ट्रांजिशनल सेल कार्सिनोमा, इसके रिकरेंस से बचने के लिए ये इंडस्ट्रीज में जो लोग काम करते हैं उनमें खासतौर से यूज की जाती है इंट्रावेजाइकल बीसीजी इंस्टिलेशन। ब्लैडर कार्सिनोमा के लिए इसको यूज किया जाता है। एक डिजीज और है डीकम्प्रेशन सिकनेस, हम कहते हैं डीकम्प्रेशन सिकनेस या कैसन्स डिजीज। अब कैसन डिजीज ये किस वजह से हो रही है? ड्यू टू लो प्रेशर। इट अकर्स ड्यू टू लो प्रेशर। अब कोई डाइवर है, अब वो अगर मान लीजिए बहुत ज्यादा स्क्यूबा डाइविंग जो लोग करते हैं पानी के नीचे जाते हैं ना, अगर वो उतनी ही तेजी के साथ सरफेस ऑफ द वाटर की तरफ असेंड करेंगे, या एयर पैसेंजर है वो बहुत तेजी के साथ हाई एल्टीट्यूड पे ऊपर की तरफ जा रहे हैं, प्रेशर दोनों जगह कम हो रहा है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर पे जैसे ही जाएंगे कैसेंस डिजीज डेवलप होती है जिसको हम कहते हैं डीकम्प्रेशन सिकनेस। और यूजुअली इसका जो मैकेनिज्म यही है कि लो प्रेशर पे जो एयर हमारी बॉडी कैविटीज में मौजूद होती है वो एक्सपेंड करने लगती है, फैलने लगती है। और जब वो अलग अलग कैविटी में वो एक्सपेंड करेगी तो वही जो है अलग अलग प्रेजेंटेशन देगी। occurs due to low pressure when a diver ascends rapidly to the surface or air passenger ascend too rapidly to high altitude। तो ये इसकी डिफिनेशन है। अब जब एयर जो है अलग अलग जगह पे एक्सपेंड कर रही है तो उसका मैनिफेस्टेशन भी अलग अलग होगा। लाइक अगर दांतों के अंदर या दांतों के नीचे अगर एयर ट्रैप्ड थी तो उसका क्या मैनिफेस्टेशन है? बैरोडेंटेल्जिया इसको हम कहते हैं ना, एयर ट्रैप्ड बीनीथ टीथ एक्सपैंड, जब यहाँ पे एक्सपेंड करने लगते हैं। बैरोसाइनोसाइटिस, साइनसेस के अंदर एयर होती है नॉर्मली, जब वो एक्सपेंड करेगी तो बैरोसाइनोसाइटिस है। बैरोटाइटिस, ओटाइटिस लगा हुआ है यहाँ पे ना, बैरोटाइटिस, एयर अंडर प्रेशर। जब ये मिडिल एयर में, अब जाहिर सी बात है कि कान में एयर है, मिडिल ईयर में जो है एयर जब एक्सपेंड करेगी तो वही फिनोमिना देगी बैरोटाइटिस का। इम्फाइसेमा सबसे सीरियस कॉम्प्लिकेशन है। और इम्फाइसेमा कहाँ पे डेवलप होगा? लंग कैविटी में एयर है, नॉर्मली एयर हर वक्त रहती है थोड़ी बहुत ना, तो वहां पे जब एयर एक्सपेंड करेगी तो वो इम्फाइसेमा काज करेगी, यानी जो अल्विलाई है उनका डिस्ट्रक्शन हो जाएगा, परमानेंटली डिस्ट्रॉयड हो जाएंगे अल्विलाई। तो इम्फाइसेमा इज द मोस्ट सीरियस कॉम्प्लिकेशन, समटाइम इट में लेड टू सेरेब्रल एम्बोलिज्म। एंड एब्डोमिनल डिस्टेंशन, एब्डोमिनल कैविटी सबसे बड़ी कैविटी है, वहां पे भी एयर होती है ना? तो इंटेस्टाइनल कैनाल में जब एयर होगी, जब वो एक्सपेंड करेगी तो उससे एब्डोमेन क्या होगा? फूल जाएगा, डिस्टेंशन ऑफ द एब्डोमेन, तो उसको हम कहते हैं एब्डोमिनल डिस्टेंशन। तो ये सारी क्या है? एयर एक्सपेंशन का ये मैनिफेस्टेशन है। अब जब हम देखिए इस तरीके से बात करें तो एयर में, एटमॉस्फेयर में हाईएस्ट क्वांटिटी किसकी है? नाइट्रोजन, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की है ना। तो यूजुअली जो है ये जब एयर एक्सपेंड करती है तो नाइट्रोजन का ही इफेक्ट आता है। आपने कोक की बोतल, कोका कोला, पेप्सी, थम्स अप कुछ भी लिया हो, उसकी बोतल हम लोग लेते हैं ना, तो जब हम उसको ओपन करते हैं तो हम देखते हैं कि छोटे छोटे बुलबुले ऊपर आते हैं और फिर फूटते चले जाते हैं, है ना? होता है ना जब बहुत ज्यादा चिल्ड होती है, तो इसको हम कहते हैं इफरवेशन। इफरवेशंस मतलब छोटे छोटे जो इसके पार्टिकल्स या बुलबुले जो है वो आए और फिर वो बर्स्ट करते चले जाए, उसको इफरवेशन। तो इसी यही सेम फिनोमेना जो इसमें भी मिलता है नाइट्रोजन के साथ, सबसे ज्यादा क्वांटिटी होती है। अब इसका इफेक्ट कहाँ कहाँ पे आएगा, किस तरीके का ये जो है इसका इफेक्ट आता है? बेंड्स इसको हम कहते हैं, जब जॉइंट्स में नाइट्रोजन इफरवेशन होने लगते हैं, यानी नाइट्रोजन जो है वो जो है इफरवेट कर बाहर निकलने की कोशिश करती है।
तो बेंड्स आता है, स्टेडी एचिंग पेन इन ज्वाइंट। चोक्स, चोक्स होता है जब इम्फाइसेमा वाली कंडीशन डेवलप हो जाती है, उसके बाद रैपिड शैलो डिस्निक ब्रीदिंग, चोक। प्रिकल्स, जब स्किन में जो नर्व टर्मिनल्स है यहाँ का इरिटेशन अगर शुरू हो जाएगा ड्यू टू नाइट्रोजन इफर्वेशन, तो वो प्रिकल्स कहते हैं। एंड पैरालिसिस, बाद में जो पैरालिसिस भी हो सकती है, दिस इज द मोस्ट सीरियस कॉम्प्लिकेशन। इसके अलावा बोन की नेक्रोसिस होती है, एसेप्टिक होगी, क्यों? क्योंकि कोई कॉजेटिव एजेंट यहाँ पे नहीं है ना, इन्फेक्टिव एजेंट नहीं है। तो एसेप्टिक बोन नेक्रोसिस स्पेशली जो है शोल्डर जॉइंट, नी जॉइंट और हिप जॉइंट का कॉमन है, यानी जहाँ पे साइनोवियल फ्लूइड वाली बात है वहीं पे ज्यादा कॉमन है एसेप्टिक बोन नेक्रोसिस, यहीं पे होती है ड्यू टू नाइट्रोजन इफर्विसेंस, है ना। अब कौन कौन सी गैसेस जो है वो डिकम्प्रेशन सिकनेस में यूजुअली इन्वॉल्व होती हैं? गैसेस, सबसे कॉमन गैस कौन सी है हाईएस्ट क्वांटिटी में? नाइट्रोजन, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन। अब एक नाम है जिसको हम कहते हैं ट्राइमिक्स, दूसरे को कहते हैं हेलिऑक्स। ट्राई मिक्स, तीन गैसों का ये मिक्सचर है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड हीलियम। दूसरा क्या था? हीलिऑक्स, यानी इसमें हीलियम और ऑक्सीजन है। तो ये सारी गैसेस हैं जो डिकम्प्रेशन सिकनेस जो है वो काज कराती हैं। अब एक ये डाइविंग हजार्ड है, और एक टाइप का ये कह लीजिए कि इसको हम कहते हैं डिसबेरिज्म भी है ना, इट इज अ टाइप ऑफ डाइविंग हजार्ड, या इसी को हम पहले डिसबेरिज्म, यानी जो प्रेशर है उसमें चेंज आने लगे। तो इसका इफेक्टिव ट्रीटमेंट क्या है? डिकम्प्रेशन सिकनेस का इफेक्टिव ट्रीटमेंट क्या है? जस्ट अपोजिट कर दीजिए, डिकम्प्रेशन इसको रिकम्प्रेशन कर दीजिए। रिकम्प्रेशन, ये इसका ट्रीटमेंट, डिकम्प्रेशन। ठीक, ये इसका इफेक्टिव ट्रीटमेंट है। सर इसी को बोलते हैं डाइविंग हैजार्ड, मतलब इसी डिजीज को, डिकम्प्रेशन सिकनेस को। हाँ, ठीक। अब आइए सिकनेस एब्सेंटीज्म। अब ये धीरे धीरे हम फैक्टरीज की तरफ बढ़ने लगे ना। सिकनेस एब्सेंटीज्म क्या है? मतलब सिकनेस की वजह से कोई कितने दिन अपने काम से एब्सेंट रहता है। ड्यू टू सिकनेस कोई वर्कर है जो अपने काम से जो एब्सेंट है। किसी का माइक आना है प्लीज, बंद कर ले। ठीक, सिकनेस एब्सेंटीज्म। अब ये जो सिकनेस एब्सेंटीज्म है, यूजुअली जो वर्कर्स होते हैं उनकी हेल्थ के स्टेट को बताता है। अगर मान लीजिए 365 डेज है नॉर्मल यूजुअल, जो संडे की या दूसरी कुछ त्योहारों पे छुट्टियां हो रही, उसके अलावा अगर कोई बहुत कम एब्सेंट रहता है अपने वर्क से, दैट मीन्स कि उसका जो हेल्थ का स्टेटस है वो सही है, अच्छा है। और कोई बार बार जो है ड्यू टू सिकनेस वो लीव ले रहा है, तो यानी उसका हेल्थ स्टेटस या उसकी सोशल वेलबींग जो है बहुत अच्छी नहीं है, मेंटली वो एक साउंड कंडीशन में नहीं है। सिकनेस एब्सेंटेज इसी चीज को बताता है। इट इज एन यूजफुल इंडेक्स इन द हिस्ट्री टू असेस द हेल्थ ऑफ वर्कर्स एंड देयर फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेलबींग। जितना ज्यादा वो एब्सेंट रहेगा उसकी हेल्थ उतनी ही डिटोरिएटेड है, दैट मीन्स ना। अब सिकनेस एब्सेंटीज्म का सबसे मेजर काजेस क्या क्या हो सकते हैं? इकोनॉमिक काजेस हैं, सोशल काजेस एंड मेडिकल काजेस। ये सारे काज जो हैं ये रिलेट करते हैं किसमें? इंडस्ट्रीज में, जिसकी वजह से जो वर्कर्स होते हैं वो एब्सेंट हो रहते हैं। अब इनकी सिकनेस एब्सेंटीज्म को कैसे रिड्यूस किया जाए? ये देखिए बेसिकली ये एक पार्ट है एर्गोनॉमिक्स का ना। तो सबसे पहली चीज क्या है, कैसे रिड्यूस करें? गुड फैक्ट्री मैनेजमेंट एंड प्रैक्टिस, मतलब वर्कर से अच्छे से बात करिए, उनको पूरी सहूलत दीजिए। एडिक्वेट प्री प्लेसमेंट एग्जामिनेशन। प्री प्लेसमेंट एग्जामिनेशन का मतलब अभी आपका जब पीजी में एडमिशन होगा, तो जहां भी आप जाएंगे काउंसलिंग के लिए, तो एक हेल्थ सर्टिफिकेट आपसे मांगी जाएगी। हेल्थ सर्टिफिकेट मांगी जाती है ना, फिटनेस सर्टिफिकेट जिसको हम कहते हैं। तो वही फिटनेस सर्टिफिकेट जो है दैट इज ए पार्ट ऑफ प्री प्लेसमेंट एग्जामिनेशन, कि मतलब हाँ चारों खाने दुरुस्त है, ये इसको सब कुछ कोई परेशानी नहीं है।
गुड ह्यूमन रिलेशनशिप, यानी जो बॉस है, जो मैनेजर है और वर्कर से उसका रिलेशनशिप अच्छा होना चाहिए, बात बात पे डांट फटकार या लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए। एंड एप्लीकेशन ऑफ एर्गोनॉमिक्स, एर्गोनॉमिक्स की डेफिनेशन में एक चीज है कि द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। ये एर्गोनॉमिक्स की डेफिनेशन है। इसके कहने का मतलब ये है कि जो आदमी जिस काम में फिट बैठ रहा है उसको वही काम दिया जाए, उससे दूसरा काम ना लिया जाए। लाइक किसी को अगर नाइट ब्लाइंडनेस है तो आप उसको रात में ट्रेन चलवा दीजिए, तो ये एर्गोनॉमिक्स के खिलाफ है ना। किसी को नाइट ब्लाइंडनेस और हम उसको नाइट ड्यूटी दे रहे हैं किस चीज की, एज ए लोको पायलट। यूजुअली किसी को अगर इस तरीके की प्रॉब्लम है तो उसको मिलेगा ही नहीं। जस्ट फॉर एन एग्जांपल कि नाइट ब्लाइंडनेस और हमने उसको क्या ट्रेन दे दी चलाने को, तो उस दिन तो काम हो जाएगा। तो एर्गोनॉमिक्स का जो एप्लीकेशन होता है वो यही कहता है कि जो पर्सन जिस काम के लिए फिट बैठ रहा है उसको वही जॉब दी जाए, उससे दूसरा काम ना करवाया जाए। इससे क्या होगा, सिकनेस एब्सेंटीज्म को कम किया जा सकता है। और इंडिया में यूजुअली जो है पर ईयर जो है पर वर्कर जो एब्सेंटीज्म रिपोर्ट की गई वो 8 to 10 डेज की। कितना? 8 to 10 डेज, 8 से 10 दिनों की। अब एक काम करते हैं ना, इसको यहीं पर रोक देते हैं क्योंकि इसके बाद दो एक्ट हमें पढ़ने हैं, फैक्ट्रीज एक्ट और ईएसआई एक्ट। वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा, टाइम भी हो गया और मेरे ख्याल से सब बोर भी हो गए हैं। कॉमन चीजें याद रखिएगा, न्यूमोकोनियासिस में कुछ खास नहीं है। बस जो डिजीज है उसका कॉजेटिव एजेंट, मतलब उसका सोर्स क्या है, एक्सपोजर क्या है। और कार्सिनोमाज में मेसोथेलियोमा और प्लम्बिज्म वाला यानी लेड पॉइजनिंग जरूर याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे भी आपको पढ़ने को मिलेगा और टॉक्सिकोलॉजी